व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आबिद हुसैन एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे वीबुक में EIF इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म को कैसे फ़ाइल किया जा सकता है। तो आप fbr.gov.pk पे आएंगे, उसके बाद आप कस्टम वीबुक पे आ जाएंगे और इसको इंटर कर देंगे। व्यूअर आपके पास वीबुक की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी लगाएंगे, उसका पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन हो जाएंगे। व्यूअर लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं कि आप वीबुक सिस्टम के अंदर चले गए हैं और यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास बेशुमार ऑप्शंस आ रही हैं। चूँकि आपने EIF मैनेजमेंट में जाना है, आपने EIF फिल करना है, तो आप EIF मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे। व्यूअर EIF मैनेजमेंट को क्लिक करने के बाद आपके पास नंबर 1 पे ऑप्शन आ जाती है वर्क विद EIF रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास एक मज़ीद विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे तो ऐड न्यू EIF आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो व्यूअर EIF रिक्वेस्ट प्रिपरेशन आ गई। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो EIF रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है। ये EIF रिक्वेस्ट नंबर जब आप इसको सेव करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ EIF रिक्वेस्ट नंबर मेंशन होगा। उसके बाद अप्रूवल स्टेटस आ जाता है। चूँकि आप न्यू EIF डाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे न्यू लिखा आ रहा होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट डेट, जिस डेट को आप रिक्वेस्ट करेंगे वो डेट यहाँ पे आ रही होगी। उसके बाद स्टेटस डेट है, क्या ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है या अप्रूव हो चुका है, इसकी स्टेटस डेट यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे NTN नंबर लिखा हुआ है जो कि मैंने स्टिकी नोट के साथ इसको हाइड कर दिया है। उसके बाद सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद आप बिजनेस नेम में आ जाते हैं। बिजनेस नेम में आप यहाँ पे बिजनेस नेम अपना सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस एड्रेस है तो यहाँ पे आपके एड्रेसेस वगैरह आ रहे होंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ एक एड्रेस आ रहा है, लेकिन 2-3 एड्रेस भी हो सकते हैं, तो मैं अपने एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद रेमिटेंस फ्रॉम पाकिस्तान इज़ नॉट इन्वॉल्व, अगर आपकी रेमिटेंस पाकिस्तान से इन्वॉल्व नहीं है तो आप इसको चेक लगाएंगे, अदरवाइज इसको चेक नहीं लगाएंगे। उसके बाद मोड ऑफ इंपोर्ट पेमेंट आ जाता है। मोड ऑफ इंपोर्ट पेमेंट में आपको एडवांस पेमेंट की ऑप्शन मिलेगी। एडवांस पेमेंट, अगर आप एडवांस पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप एडवांस पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओपन अकाउंट से LC करना चाह रहे हैं तो ओपन अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट और कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है तो लेटर ऑफ क्रेडिट को आप सिलेक्ट करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एडवांस पेमेंट आ जाता है, साइट आ जाता है, यूजर्स आ जाता है, डेज आ जाता है और टोटल आ जाता है। आपकी LC साइट है और ये 100% आप इसको करेंगे। उसके बाद LC की कंडीशंस में 90 डेज़ का क्वार्टर है, तो यहाँ पे आप 90 डेज़ लिख देंगे। तो व्यूअर EIF डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे आप बेनिफिशरी नेम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने बेनिफिशरी का नेम डाल देंगे। जिसको आप पेमेंट भिजवा रहे हैं उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बेनिफिशरी एड्रेस है तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। इसी तरह बेनिफिशरी कंट्री है
तो इसका कंट्री चौका मैक्सिको है, तो मैंने मैक्सिको मेंशन कर दिया। बेनिफिशरी IBN नंबर है, अगर आपके पास बेनिफिशरी का IBN नंबर है तो वो डाल दें, अदरवाइज़ ये आप नंबर ना भी डालेंगे तो आपका EIF सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्टर नेम है, अगर एक्सपोर्टर बेनिफिशरी से डिफ़र करता है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्टर का नेम मेंशन करेंगे। अगर डिफ़र नहीं करता तो बेनिफिशरी ही आपको शिपमेंट कर रहा है तो बेनिफिशरी एक्सपोर्टर की जगह पे आ जाएगा। तो मेरी सूरत में मैक्सिकन बेनिफिशरी ही एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसको ही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद एक्सपोर्टर कंट्री है, एक्सपोर्टर कंट्री आपका मुख्तलिफ हो सकता है, मेरी यहाँ पे सेम है, लेकिन अगर आपका मुख्तलिफ है एक्सपोर्टर तो आप एक्सपोर्टर कंट्री वो डालेंगे जहाँ से आपको एक्सपोर्ट हो रही है। मेरी सूरत में यहाँ पे मैक्सिको है तो मैं मैक्सिको डाल दूंगा। उसके बाद एक्सपोर्टर एड्रेस है, तो एक्सपोर्टर एड्रेस में अगर आपका एक्सपोर्टर बेनिफिशरी से मुख्तलिफ एड्रेस रखता है तो आप वो एड्रेस लिखेंगे। मेरी सूरत में यहाँ पे बेनिफिशरी ही चौका एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए बेनिफिशरी का ही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्टर की जगह पे। उसके बाद पोर्ट ऑफ शिपमेंट है, तो पोर्ट ऑफ शिपमेंट में आप एनी पोर्ट ऑफ शिपमेंट लिख सकते, एनी पोर्ट ऑफ शिपमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्स कस्टम ने डिक्लेयर की हुई हैं, एयरपोर्ट डिक्लेयर किए हुए हैं, तो मोस्टली पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स, एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स आमतौर पे यहाँ पे आ रही हैं। तो आपके पास अगर पोर्ट ऑफ शिपमेंट नहीं है तो आप लिख दें एनी सी पोर्ट ऑफ मैक्सिको। उसके बाद आप टोटल इनवाइस वैल्यू में आ जाएंगे, इसकी इनवाइस की आप अमाउंट लिखेंगे कि कितनी अमाउंट है इसकी। उसके बाद डिलीवरी टर्म में आ जाते हैं। डिलीवरी टर्म में तो बेशुमार टर्म्स हैं जिसके ऊपर एक अलहदा से लेक्चर होगा, लेकिन मेरी सूरत में CFR है तो मैं CFR को सिलेक्ट करूंगा। इनवाइस करेंसी आ जाती है कि आपकी जो कंसाइनमेंट है वो किस करेंसी में आ रही है, तो मेरी कंसाइनमेंट US डॉलर में आ रही है तो मैं US डॉलर मेंशन कर दूंगा। एक्सचेंज रेट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद LC कॉन्ट्रैक्ट नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे आपकी अगर LC अभी अप्रूव नहीं हुई तो आप न्यू लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ पे LC नंबर आ जाएगा। गुड्स डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। क्वांटिटी आ रही है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे HS कोड आ रहा है तो मैं इसका HS कोड यहाँ मेंशन कर दूंगा। UOM सिस्टम की तरफ से उठाया जाएगा। तो उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में जहाँ से शिपमेंट आ रही है वो आप कंट्री यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन मैक्सिको है तो मैं मैक्सिको यहाँ पे मेंशन करूँगा। अगर आपके सैंपल आ रहे हैं तो यहाँ आप चेक लगा के सैंपल की कंडीशन को फिल करेंगे। अगर आपकी शिपमेंट ISO टैंक की है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर अदर कोई कंडीशन है तो आप अदर में जाके उस कंडीशन को मेंशन कर देंगे। लेकिन मेरे सैंपल नहीं है तो मैं इसको अनचेक करूँगा।
उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो व्यूअर आपने देखा जो आपने इंफॉर्मेशन ऊपर फीड की थी वो यहाँ पे ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आप फाइनल डेट ऑफ शिपमेंट, इंटेंडेड पेमेंट डेट और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स डेट और एक्सपायरी डेट ऑफ EIF मेंशन करेंगे। तो फाइनल डेट ऑफ शिपमेंट आज क्योंकि 26 है तो मैं यहाँ पे एक माह बाद की डेट डालूंगा। तो ये अप्रैल की 26 है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 26/05/2020। उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स डेट डालूंगा कि ये कब डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये मैं 6-7 दिन की बाद की डेट डाल देता हूँ। तो ये मेरी डेट आएगी 04/05/2020। उसके बाद मैं इंटेंडेड पेमेंट डेट डालूंगा कि किस डेट को नॉर्मली हम पेमेंट इसको कर सकते हैं, अंदाज़न हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये डेट मैं डाल दूंगा 15/05/2020। उसके बाद एक्सपायरी डेट है तो मैं 6 माह की एक्सपायरी डेट इस पे डाल दूंगा 27 अक्टूबर 2020 आ जाएगी। व्यूअर नीचे बैंक की इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी। यहाँ पे आपके बैंक आ रहे होंगे, उनमें से जो भी आपका बैंक है जहाँ से आप EIF करवाना चाहते हैं तो उस बैंक को आप मेंशन करेंगे और इंटर कर देंगे। मेरा मीज़ान बैंक लिमिटेड है तो मैं यहाँ पे मीज़ान बैंक मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिटी मेंशन करेंगे कि किस सिटी में ये बैंक लोकेट है। तो मेरा बैंक इस्लामाबाद में लोकेट है तो मैं इस्लामाबाद मेंशन कर दूंगा। उसके बाद ब्रांच का लिखना पड़ेगा, आपकी ब्रांच यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अगर EIF उसको ऑथराइज किया हुआ है तो मेरी जिन्ना एवेन्यू ब्रांच है तो मैं जिन्ना एवेन्यू ब्रांच इस्लामाबाद पे क्लिक करूँगा। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे इंपोर्टर IBAN यानी कि हमारा IBAN नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे IBAN नंबर मेंशन कर दूंगा। तो व्यूअर मैंने IBAN नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। रिमार्क्स में मैंने रिक्वेस्ट फॉर EIF लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको अंडरटेकिंग को चेक लगा दिया। अब व्यूअर मैं इसको सेव कर लूँगा। तो व्यूअर आपने देखा मैंने जब सेव को क्लिक किया तो रिक्वेस्ट हैज़ सेव सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये रिक्वेस्ट मेरी सबमिट हो जाएगी। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आप बैंक को कॉल करेंगे और इसकी अप्रूवल लेंगे। तो व्यूअर उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।